Hello children, this is your CP sir. Today I am going to teach you class 10th history book chapter 1st The Rise of Nationalism in Europe। यानी कि आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री बुक से चैप्टर 1st द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर में आए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे ताकि इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन पहली ऐसी घटना थी, जैसा कि विद्वान लोग मानते हैं, जिसने पूरे यूरोप में एक नई क्रांति ला दी थी, एक नया परिवर्तन ला दिया था। तो वही एक ऐसा क्रांति थी जिससे पूरे यूरोप के लोग स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो गए, और यहीं से जो नेशनलिज्म की पृष्ठभूमि तैयार हुई, बैकग्राउंड तैयार हुई, वो यहीं से तैयार हुई। तो अब बिना समय गवाए हम लोग इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इसमें जो एक टर्म है, इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयता। अब ये नेशनलिज्म शब्द का मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे। नेशनलिज्म जो शब्द है वह एक ऐसे आइडिया या फीलिंग्स को कहते हैं, यानी कि भावनाओं को कहा जाता है, जो देश के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम के भाव को पैदा करता है हमारे हृदय में। यानी कि इट इज एन आइडिया और फीलिंग्स दैट डेवलप्स द लव फॉर द नेशन इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल और सिटीजन। यानी कि यह एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा आइडिया, विचार है जो जनता के हृदय में अपने देश के प्रति पैदा होता है, प्रेम की भावना पैदा करता है। इसको हम दूसरे शब्दों में अगर हम कहें और तो इट इज अ लव, लॉयल्टी एंड डिवोशन टुवर्ड अ नेशन। यानी कि यह एक तरह से नेशन के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्यार, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की भावना को भी कहा जाता है। अब हम दूसरे टर्म पर आते हैं। तो जो दूसरा टर्म है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है कि यह एक ऐसा शब्द है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई कंट्री या स्टेट जो है, वहाँ का जो पावर है वो जनता और जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथों में है। यानी कि अ कंट्री और स्टेट वेयर पावर ऑफ स्टेट इज हेल्ड बाय द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि एक ऐसा देश या राज्य जहाँ की शक्ति, की स्टेट की शक्ति जनता और उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होती है। तीसरा इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड है। अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टर्म का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप जानते, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो, और रिपब्लिक का मतलब क्या है, जो जनता से रिलेटेड हो। तो अब आते हैं आगे कि अ कंट्री दैट हैज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेटिंग ऑन द प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड फ्रॉम अ रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। यानी कि एक कंट्री या कोई स्टेट का एक ऐसा गवर्नमेंट या इस प्रकार का गवर्नमेंट जो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों तरह के प्रिंसिपल्स को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के काम करता है या चलता है, ऐसे कंट्री के गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं। जैसे कि हमारा देश भारत।
इन इट द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम सिटीजन्स। यानी कि इस तरह का जो रूल होता है उसमें जो मुख्य रूप से जो पावर होती है, अथॉरिटी जो होती है, वो जनता के द्वारा आती है या प्राप्त होती है। अब हम चौथे टर्म पर आते हैं इस चैप्टर के। इसमें क्या है, पहला यानी कि चौथा जो टर्म है वो है सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब सोशलिस्ट रिपब्लिक, अभी हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पढ़ा, अब ये सोशलिस्ट रिपब्लिक क्या है ये भी समझ लेते हैं। यानी कि ये भी एक तरह से रिपब्लिक का ही फॉर्म है जिसमें समाज के लोगों का जो डेडिकेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वह इसमें दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, इट इज अ सॉवरेन स्टेट और अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनली डेडिकेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म। यानी क्या है, यह एक स्वयंभू यानी कि संवैधानिक रूप से एक पूर्ण देश या राज्य होता है। दैट कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि जो पूरी तरह से संवैधानिक रूप से डेडिकेटेड मीन्स समर्पित होता है टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए ये पूरी तरह से समर्पित जो गवर्नमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते हैं। अगला जो टर्म है वो है नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट क्या कहते हैं, नेशन मीन्स राज्य, स्टेट मीन्स यानी क्या हो सकता है, राष्ट्र राज्य। नेशन स्टेट मीन्स तो अ सॉवरेन स्टेट और कंट्री यानी कि एक स्वयंभू या स्वयंप्रभु देश या स्टेट रिजाइडेड बाई कंपैरेटिवली होमोजीनस ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक ऐसा संप्रभु यानी कि एक ऐसा देश या राज्य जिसके पास अपनी सारी शक्तियां हो हर प्रकार की निर्णय लेने की, उसे सॉवरेन कंट्री या स्टेट कहते हैं। उसके कंपैरेटिवली होमोजीनस ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि जहां पर एक ही तरह के, एक ही विचार वाले, एक ही लैंग्वेज वाले, एक ही संस्कृति वाले लोग रहते हों उसे होमोजीनस क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। यानी ऐसे लोगों के ग्रुप को होमोजीनस ग्रुप कहते हैं कि हु शेयर फीलिंग्स ऑफ कॉमन नेशनलिटी, यानी कि जो एक ही तरह की, कॉमन मीन्स एक ही प्रकार की नेशनलिटी राष्ट्रीयता को क्या करते हैं कि फीलिंग को शेयर करते हैं, उस राज्य कंट्री को ही हम क्या कहते हैं, नेशन स्टेट कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अ सॉवरेन स्टेट और कंट्री की एक संप्रभु देश या राज्य रिजाइडेड बाय कंपैरेटिवली होमोजीनस ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जहां पर एक ही विचार वाले, एक ही भाषा वाले, एक ही संस्कृति वाले लोग निवास करते हों और वो समान हु शेयर फीलिंग ऑफ कॉमन नेशनलिटी और जो समान भावना रखते हो राष्ट्रीयता की, ऐसी ग्रुप को या ऐसे देश को हम नेशन स्टेट कहते हैं। अब हम छठवां जो टर्म है उस पर आते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट यानी कि निरंकुश, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। तो मोनार्की मीन्स यानी कि राज्य या रूल या किंगशिप। तो क्या आप आगे हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में समझते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ मोनार्की, यानी कि यह एक ऐसी तरह की मोनार्की यानी कि किंगशिप है, राजा का रूल होता है। इन व्हिच मोनार्क, जिसमें मोनार्क यानी राजा, होल्ड्स ऑल गवर्नमेंटल पावर, जिनमें राजा के पास सभी की सभी गवर्नमेंटल यानी कि क्या सरकारी पावर होती है, यानी सरकार की शक्तियां होती हैं। ऐसे गवर्नमेंट को या ऐसी मोनार्की को एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा राजा जिसके पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों तरह की शक्तियां होती हैं। तो इस तरह की मोनार्की को या राजा के राज्य को हम क्या कहते हैं,
एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है लुईस 16, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आपने पढ़ा है लुईस 16 के बारे में, यानी कि वो एब्सोल्यूट पावर उसके पास थी, ठीक है, यानी कि उस सब कुछ निर्णय वो स्वयं करता था, जनता या किसी अन्य के ऊपर उसके निर्णय निर्भर नहीं करते थे। इसके बाद अगला हम जो टर्म है उस पर आप डिस्कस करते हैं, वो है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी भी आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। तो ये क्या है कि अ क्लास और ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी कि एक ऐसा वर्ग या लोगों का समूह, बिलीव्ड टू बी सुपीरियर इन सोसाइटी, जो समाज में अपने आप को श्रेष्ठ बताता है या विश्वास रखता है कि वह समाज में श्रेष्ठ है, उसी को हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। यानी एक ऐसा ग्रुप, समाज में रहने वाले लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो स्वयं को श्रेष्ठ कहता हो, यानी कि अपने आप को ऊंचे स्थान पर रखता हो या जिसके द्वारा रूल किया जाता हो, वही एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। और इसको दूसरे शब्द में अगर हम कहना चाहें, इन अदर वर्ड्स, तो क्या होगा, द पीपल बिलोंग टू द किंग और क्वीन फैमिली, यानी कि ऐसे लोग जो राजा या रानी के परिवार से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को ही क्या कहते हैं, हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू।